तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे ओजेनेसिस के बारे में। तो ओजेनेसिस क्या होती है बेसिकली। पिछली वीडियो में अगर हम ध्यान से सोचें तो हमने क्या पढ़ा था। हमने बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस, उसका हार्मोनल कंट्रोल और थोड़ा क्या पढ़ा था, हमने स्पर्मेटोजुआ पढ़ा था। अगर हम थोड़ा पिछली वीडियो को रिवाइज करने की कोशिश करें तो स्पर्मेटोजुआ में हमने क्या पढ़ा था, हेड, नेक, मिड मिड पीस और टेल। हेड में हमने एक्रोसोम वगैरह के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था कि हेड में क्या होता है, 2/3 पार्ट ऑफ द, देखो हमने क्या पढ़ा था इसमें, हेड हेड पढ़ा था। इसमें एक्रोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिक हमने हम अगर इसको आपको समझना है ना तो आपको पिछली वीडियोस ध्यान से देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो पिछली वीडियो में वो तो मैंने पिछली वीडियो में सब जो बताना था वो मैंने बता दिया है। अब मैं बात करूंगा ओजेनेसिस के बारे में, ठीक है। व्हाट इज ओजेनेसिस। मैंने आपको पिछली ही वीडियो में मैंने बताया था कि जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। और ओ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ओ जेनेसिस है ना, ठीक है। ओ जेनेसिस में ओ का मतलब होता है ओवम एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब ओवम की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस में। इसका मतलब ये है कि देखो ओवम की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं ओजेनेसिस, ठीक है। ओजेनेसिस में भी 3 फेजेस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड द मैचुरेशन फेज। सेम एज द स्पर्मेटोजेनेसिस 3 फेजेस होंगे। कौन कौन से होंगे, एक आपका मल्टीप्लिकेशन फेज होगा, एक आपका ग्रोथ फेज होगा, एक होता है आपका मैचुरेशन फेज होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फेज में मल्टीप्लिकेशन होगी, ग्रोथ फेज में ग्रोथ होगी और मैचुरेशन फेज में जो आपके फॉलिकल्स होंगे वो मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ द ओवा इज आल्सो नोन एज ओजेनेसिस, सेम डेफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम ओजेनेसिस की थोड़ी बात करें तो मैंने आपको बोला था ना कि जो ये की जर्मिनल एपिथेलियम होती है एक, तो ठीक है, ओवरी के अंदर भी आपकी जर्मिनल एपिथेलियम होती है और ओवरी के आउटर वॉल को हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। तो ओवरी की वॉल को हम जर्मिनल एपिथेलियम होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक मदर सेल होता है, ठीक है। तो मदर सेल क्या करता है, माइटोसिस करता है। व्हाट इज माइटोसिस। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ द सेल डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ द सेल डिवीजन, ठीक है। फिर माइटोसिस जब ओवरी की वॉल क्या करेगी, माइटोसिस करेगी तो ये ओगोनिया बना लेगी, ठीक है। ओवरी की वॉल में मदर सेल है जो वो करेगा माइटोसिस, ये बना लेगा ओगोनिया, ठीक है। और जब ये सब प्रोसेस कहाँ कब होती है, ये सब बर्थ से पहले होती है, ठीक है। ये बर्थ के टाइम पे कितने 2 मिलियन ओगोनिया होते हैं, ठीक है, हाँ, एक फीमेल के अंदर, ठीक है, ठीक है। और जो आपको मदर सेल से ओगोनिया के बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। अरे देखो ना, इसका मल्टीप्लिकेशन फेज से कि हमने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो मदर सेल था ना, एक मदर सेल था, वो 2 मिलियन ओगोनिया में आपका क्या हुआ, डिवाइड हो गया, मतलब मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो इसे हम इसे क्या बोलते हैं, इसे मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। अब जो ओगोनिया होता है ना, अब जो ओगोनिया हमारे पास 2 मिलियन ओगोनिया, ये क्या करते हैं कि जब बर्थ के टाइम पे ये बना लेते हैं प्राइमरी ओसाइट, ठीक है। बर्थ के टाइम पे प्राइमरी ओसाइट बनाएंगे, मतलब ओगोनिया प्राइमरी ओसाइट में ग्रो हो गए तो इसको ग्रोथ फेज बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या होते हैं, फिर देखो क्या होता है, फिर देखो ये प्राइमरी ओसाइट क्या करते हैं, एक स्पेशल प्रोसेस अंडरगो करते हैं जिससे ये प्राइमरी फॉलिकल बना लेंगे, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बना लेंगे, फिर टर्शरी फॉलिकल बना लेंगे, ठीक है। और फिर टर्शरी फॉलिकल आपका मियोसिस कंप्लीट करके आपका क्या बनाएगा, सेकेंडरी ओसाइट। ये प्रोसेस यहाँ पर इस प्रोसेस को मैंने प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट डायरेक्ट बना लिया, पर प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बनने के लिए ये सारे स्टेप हुए, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल बन गया, ठीक है। फिर आपका जो प्राइमरी ओसाइट है दो में डिवाइड करता है, आपका किस में, पोलर बॉडी में और सेकेंडरी ओसाइट में। सेकेंडरी ओसाइट में ऐसे बना है, ठीक है, ठीक है, इस प्रोसेस से हुआ, ठीक है। अब जो आपका सेकेंडरी ओसाइट होता है ना, आपका सेकेंडरी ओसाइट फिर क्या करेगा, दो, फिर आपका सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस 2 करके दो चीज़ें बनाएगा, आपका क्या, सेकेंडरी पोलर बॉडी, फिर आपका ओवम, ठीक है। प्राइमरी ओसाइट ने आपका पोलर बॉडी बनाया और सेकेंडरी ओसाइट बनाया, सेकेंडरी ओसाइट इस प्रोसेस से बनाया। और फिर जब सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बनाएगा सेकेंडरी पोलर बॉडी। यहाँ पे प्राइम मतलब पोलर बॉडी है, प्राइमरी पोलर बॉडी तो ऊपर बन गई है, यहाँ पे सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी सेकेंडरी ओसाइट से मियोसिस करने के बाद। और फिर क्या बनेगा, मियोसिस 2 के बाद ओवम। ओवम भी हमने बनाना था, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द ओजेनेसिस। अगर हम नेक्स्ट पेज पे चले तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमने क्या पढ़ना है, अब हमने पढ़ना है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ दी सॉरी ओजेनेसिस। तो उस हार्मोनल कंट्रोल ऑफ दी ओजेनेसिस में हमने ये पढ़ना है कि हमारी ओजेनेसिस का हार्मोन्स
कि हमारे हार्मोन्स क्या करते हैं, ओजेनेसिस को कैसे रेगुलेट करते हैं। ठीक है, हमने पीछे क्या पढ़ा था कि एक हमारा ग्लैंड हमारे ब्रेन का पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज कराता है गोनाडोट्रोपिन्स, जिसे बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो गोनाडोट्रोपिन हमारे रिलीजिंग हार्मोन हमारे रिलीज हो रहे हैं हाइपोथैलेमस से। अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में कौन कौन से दो हार्मोन आते हैं, मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में ओवरी को गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देंगे और ये क्या रिलीज कराएंगे, दो हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन से होते हैं, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक होता है FSH। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH इज इक्वल टू फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब आपको जो LH होता है ना, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो क्या कराता है, LH क्या कराता है, आपका दो हार्मोन्स रिलीज कराता है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये कि जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, एक नेगेटिव फीडबैक चालू होगा इनको रोकने के लिए। मतलब कोई चीज़ बड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको रोकना भी पड़ता है। हमारे बॉडी के अंदर एक नेगेटिव फीडबैक चालू होता है, मतलब नेगेटिव फीडबैक यहाँ इसके इन दोनों के सोर्स को जाएगा, मतलब हाइपोथैलेमस को जाएगा और यहीं से ये सब रुकना बंद हो जाएगा इन एक्सेस कंडीशन। ठीक है, और FSH का रोल होता है कि ये फॉलिकल्स बनाता है, जैसे कि ओवम की फॉर्मेशन कराएगा, एंडोजेनेसिस। ठीक है, ठीक है भाई, अब हम देखते हैं ओवम का स्ट्रक्चर। अगर हम ओवम के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, अगर हम ओवम के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो व्हाट इज ओवम। सबसे पहले ओवम होता क्या है, ओवम इज आल्सो नोन एज द फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट इज आल्सो नोन एज द ओवम। ठीक है, फीमेल गैमीट इज आल्सो नोन एज द ओवम। तो ओवम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। तो ओवम की में आपको एक आउटर लेयर दिख रही है, दिस इज आल्सो नोन एज द आउटर लेयर ऑफ द ओवम। ठीक है, ओवम की आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ओवम की आउटर लेयर को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा ओवम की आउटर लेयर होती है। ठीक है, और फिर ओवम की इंटरनल लेयर कौन सी होती है, देखो ये लेयर तो होगी हमारी, ये लेयर तो होगी सारी। ठीक है, अब ये वाली लेयर रही, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, ठीक है, ये वाली लेयर रही हमारी, इस लेयर को हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। कोरोना रेडिएटर के बाद एक लेयर आती है जिसे हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा के बाद क्या आती है, आपकी ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और फिर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है आपकी जोना पेल्यूसिडा के बाद। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आपका क्या आता है, आपका आता है, फिर आपका आता है एक स्पेशल स्पेस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेरीवेटलाइन स्पेस। ठीक है, पेरीवेटलाइन स्पेस आपका आता है इसके बाद। और पेरीविटलाइन स्पेस के बाद आपका यहाँ पे सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ द ओवम। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ओवम का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखें तो ओवम कैसा होता है। ओवम होता है आपका ओवल शेप का होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है, ये नॉन क्लियोइडिक होता है। ठीक है, हमारा अगर ह्यूमंस में देखें, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन क्लियोइडिक की मतलब, नॉन क्लियोइडिक का मतलब होता है कि ह्यूमंस का जो आपका ओवम होता है उसके अंदर योक प्रेजेंट नहीं होता है। अगर आप देखोगे कि हैंस हैं, चिकन्स हैं, ठीक है, जो बर्ड्स होती हैं उनके ओवम के अंदर योक होता है। ठीक है, तभी तो उनका उनके एग के अंदर योक होता है, मतलब उनका एग तो एक एक्सटर्नल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारा एग तो मतलब फीमेल्स, हमारी ह्यूमन फीमेल्स का एग तो इंटरनल होता है उनकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उनका एग क्लियोडिक है, हमारा एग ह्यूमंस वाला एग नॉन क्लियोडिक है। नॉन क्लोइडिक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर योग प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब स्मॉल पार्टिकल्स और द म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आर आल्सो कॉल्ड द, मतलब यहाँ पे मैंने बोला ना कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, स्मॉल ग्रैन्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ओवम इज आल्सो नोन एज द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, दीज आर आल्सो नोन एज द स्मॉल पार्टिकल्स और द म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है आपके ओवम के अंदर, और एक स्पेशल टाइप की बॉडी होती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पोलर बॉडी। ठीक है, पोलर बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो क्लियोडिक वाला, मैंने एक चीज बताना भूली कि जो नॉन क्लियोडिक है ना, उसके अंदर ना आपका शेल प्रेजेंट नहीं होता, और जो आपका क्लियोडिक होता है उसके अंदर शेल प्रेजेंट होता है। मतलब यार, आपने कभी एग देखा ही है, एग क्या होता है, बाजार में जो एग मिलते हैं, ठीक है, उनके अंदर शेल होता है, उसको व्हाइट कलर का शेल होता है। ठीक है,
और जो हमारा ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर जो एग होता है उसके अंदर शेल नहीं होता, मतलब दैट इज नॉन क्लेविडी के अंदर। क्लेविडिक वाला कौन सा है, जो बर्ड वाला होता है, ठीक है। अगर हम, तो बेसिकली हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं थोड़ा। तो हम इस पेज को थोड़ा ध्यान से एनालाइज करके देखें तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमने कवरिंग्स ऑफ द ओवम को डिस्कस करा हुआ है। तो कवरिंग्स ऑफ द ओवम का यहाँ पे क्या मतलब है कि ओवम की कवरिंग्स कौन कौन सी होती है। मैंने दो लेयर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन में बात करी थी कि एक होती है जोना पेलुसिडा, एक होती है आपकी कोरोना रेडिएटा। कौन कौन सी लेयर्स मैंने बात करी थी, एक होती है आपकी जोना पेलुसिडा, एक होती है आपकी कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब जो आपकी जोना पेलुसिडा होती है ना, जोना पेलुसिडा का क्या मतलब होता है, जोना पेलुसिडा करती क्या है, ये दो लेयर्स होती हैं, इन दोनों का स्पेशली रोल होता है ओवम के अंदर, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्स के अंदर पूछ ले ओवम, तो आपने डायग्राम बना देनी है, ठीक है। इसके डायग्राम्स को लेबल कर देना है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन क्लियोडिक नॉन क्लियोडिक लिख देना है। और इसके बाद आपने ये जोना पेलिसिडा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जोना पेलिसिडा क्या काम करती है, कोरोना रेडिएटा क्या काम करती है, तो वो हम इसमें डिस्क्रिप्शन में डिस्कस करेंगे। तो जोना पेलिसिडा देखो भाई क्या करती है, जोना पेलिसिडा इज रिलीजिंग अ हार्मोन, ठीक है, ठीक है। जोना, नॉट अ हार्मोन, सॉरी। जोना पेलिसिडा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द एन एंजाइम, ठीक है। एक जोना पेलिसिडा एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसे हम बोलते हैं जोनालाइसिन, ठीक है। व्हाट इज जोनालाइसिन, जोनालाइसिन इज एन एंजाइम which is present in this which is present in the sperm which breaks this layer, ठीक है। देखो इधर शायद मेरे को लगता है मैंने कुछ चीज़ गलत कर दी यहाँ पे, ठीक है। मेरे को लगता है कि यहाँ पे जोना पेलिसिडा का, इसमें इसमें जोना पेलिसिडा होती है ना, तो जोना पेलिसिडा क्या होती है, कवरिंग ऑफ द ओवम होती है ना। तो देखो इधर क्या होता है कि एक एंजाइम होता है जोना लाइसिन, ठीक है। अब मेरे को चीज़ समझ आ गया मैंने क्या गलती की। देखो मैंने ये गलती की कि मैंने बोला कि जोना लाइसिन जोना पेलिसिडा के अंदर प्रेजेंट होता है, नहीं, ठीक है। आपकी जो मतलब आपका जो स्पर्म होता है ना, उसके अंदर होता है आपका एंजाइम जोना लाइसिन। जोना लाइसिन क्या करता है, जोना लाइसिन ऐसा एंजाइम है जो स्पर्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जोना लाइसेंस स्पर्म के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या करता है कि जोना पेलिसिडा को तोड़ता है, ठीक है, ठीक है। यही है कि an enzyme which is present in the sperm which breaks this layer, ठीक है। and what is the role of zona pellucida, zona pellucida is responsible for the attachment of the और non attachment of the sperm। ये सबसे आउटर लेयर होती है ना, तो ये क्या करती है, ये देखो ये आउटर लेयर है ना, ये आउटर लेयर है जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो ये आउटर लेयर है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है अटैचमेंट या नॉन अटैचमेंट ऑफ द स्पर्म। इससे ऊपर तो कोरोना रेडिएटा होती है ना। जोना आपकी पेलुसिडा आउटर लेयर है, पर इनर देन द कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब जो कोरोना रेडिएटा होती है ना, कोरोना रेडिएटा क्या होती है कि इसके अंदर एक स्पेशल आपका एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड होता है आपका कोरोना रेडिएटा के अंदर, ठीक है। अब दिस हाइल्यूरोनिक एसिड इज ब्रेक्ड बाय द हाइल्यूरोनिक डेज, ठीक है। एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं हाइल्यूरोनिक डेज। ये अब कहाँ, ये एंजाइम भी स्पर्म में होता है, ठीक है, ठीक है। ये एंजाइम भी स्पर्म में होता है, और ये कहाँ पर होता है, स्पर्म के एक्रोसोम में। एक्रोसोम क्या होता है, मॉडिफाइड गोल्जी अपरेटस, ठीक है। जैसे मैंने डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है, समझ लो ये आपका ओवम है, ये आपकी कोरोना रेडिएटा है, जोना पेलुसिडा, और ये आपका स्पर्म है। अगर हम जूम करके देखें तो ये आपका एक्रोसोम है, तो ठीक है। स्पर्म, और इसको अब ध्यान से देखें इसकी लेयर को, तो एक्रोसोम ने हाइल्यूरोनिक डेज एंजाइम निकाला, और ये हाइल्यूरोनिक एसिड आपका इसमें, आपका किस में था, कोरोना रेडिएटा में था। तो ये क्या करेगा, ये हाइल्यूरोनिक डेज एंजाइम रिलीज होगा, और ये आपकी कोरोना रेडिएटा यहाँ से टूट जाएगी, ठीक है। सेम गोज फॉर द जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा को आपको कौन सा एंजाइम तोड़ेगा स्पर्म का, जोना लाइसिन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ी बहुत ही शायद मेरे से भी कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एज मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि हमारा आपका ओजेनेसिस इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हम करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, और उसके बाद हम चेक करें तो उसके बाद हम करेंगे प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो हम बेसिकली हमारी कितनी 3 वीडियोस लगेंगी, 3 वीडियोस में यह चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। और आप अगर हमारी चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो हमारे चैनल को बेसिकली एक रेगुलर करने का, फॉलो करने का एक तरीका ये है कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं हमारे वीडियोस को, ठीक है। हम वहाँ पे सारी आपकी वीडियोस को सीरीज वाइज अपलोड करते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग आवर वीडियोज़ रेगुलरली, सो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।